बैंकिंग अवेयरनेस के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है CRR, SLR, किसे हम कहते हैं NDTL, कैसे हम इन्फ्लेशन से लड़ते हैं, कैसे हम डिफ्लेशन से लड़ते हैं, क्या होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कैसे होता है और कैसे हम उस पर कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे और इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, क्या क्या टर्म पूछे जाते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग हम कितने अच्छे से क्लियर कर सकते हैं ताकि उससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकें। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम चर्चा करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसके द्वारा लागू की जाती है? वो RBI के द्वारा लागू की जाती है। तो देखते हैं हम उसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो RBI के पास कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आते हैं? जैसे हमारे रिजर्व रेशियोज आ गए, जिसमें CRR और SLR आते हैं। हमारे जितने भी तरह के रेट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं इसमें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाते हैं और अन्य सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव टूल्स में क्या होता है? आपका डायरेक्ट एक्शंस होता है बैंकों के ऊपर अगर वो कहना नहीं मानते हैं। मोरल सुएशन होता है, क्रेडिट रेशनिंग, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव टूल्स में आती हैं। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे CRR और SLR से रिलेटेड क्या क्या बातें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। केवल इसकी डेफिनेशन जान लेना ही आपके लिए आवश्यक नहीं है, इसके बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ताकि आपको इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगें और फिर कोई भी दिक्कत का सामना इसमें ना करना पड़े आप। अब देखिए, रिजर्व रेशियोज़ क्या होते हैं? हमारे दो तरह के रिजर्व रेशियोज़ होते हैं। एक तो होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम CRR के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम SLR के नाम से जानते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा CRR है 4% और SLR है 21.25%। तो ये अभी प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप कुछ दिन बाद देखें तो हो सकता है रेट्स में चेंज आ जाए, तो आप अपने आप को उसी हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि CRR और SLR की डेफिनेशन क्या है या वो क्या होते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो CRR का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, कैश रिजर्व रेशियो। और ये कहाँ पे लागू होता है? ये बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सर्टेन प्रपोर्शंस ऑफ देयर डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ कैश, कि जो भी हमारे इंडियन बैंक्स होते हैं उनको एक सर्टेन प्रोपोर्शन, जितना भी बताया जाए, जैसे यहाँ पे बताया गया 4% अमाउंट को कहाँ पे डिपॉजिट करना होता है? कैश के रूप में। और किसके पास? ये सारा का सारा RBI के पास डिपॉजिट करना होता है। ओके। इसी तरह SLR क्या होता है कि ये आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द बैंक हैज़ टू मेंटेन। अब यहाँ पे क्या है बात हो रही? बैंक हैज़ टू मेंटेन, मतलब ये बैंक को अपने पास ही मेंटेन करना होता है इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, कि जो भी अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं, कैश है, गोल्ड, इन सारे फॉर्म्स में वो इसे मेंटेन कर सकता है और अपने पास ही मेंटेन करता है। तो ये तो थी डेफिनेशन के बारे में। अभी हमने कुछ भी नहीं जाना है, केवल ये जाना है CRR और SLR किसे कहते हैं। ये 4% जो होता है, ये किसका 4% बैंक को रखना पड़ता है? ये 21.25% किसका रखना पड़ता है? और ये सब टूल्स लगाए क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये CRR और SLR आया क्यों, ज़रूरत क्या हुई कि ये सारे टर्म्स हमारे जो RBI है उनको लाना ही पड़े और इसे यूज़ करना पड़ा। तो इन सब की हम सबसे पहले बैकग्राउंड थ्योरी समझते हैं, फिर हमको ये धीरे धीरे टॉपिक बहुत ही आसानी के साथ समझ में आने लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे डिमांड सप्लाई की बात करूं, कुछ लोग होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो उन्हें ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा कॉमर्स वाला कोई भी टर्म बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी कॉमर्स नहीं पढ़ा हुआ है तो मुझे आते भी नहीं वो सारे टर्म्स। तो मैं एक जनरल बात ही करूँगा जो सबकी समझ में आ जाए।
तो इसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ, ऐसे जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आप हैं, अब आपको ख़रीदना पड़ रहा है कोई मोबाइल, आपको चाहिए। तो आजकल क्या है, सारे लोग ऑनलाइन ही मोबाइल वगैरह ख़रीदते हैं। तो आप ऑनलाइन गए किसी वेबसाइट पे, ओके, आपने मोबाइल देखा, आपको मोबाइल पसंद आया। मोबाइल का दाम मान लीजिए एक मोबाइल का दाम आपका हो गया 9,999 रुपीज़ का है ये, ओके, ये मोबाइल इतने रुपए का है। तो आपको ये पसंद आया, आपने पैसे पे किए, मोबाइल आपका हो गया, ओके। मतलब क्या है, आपने डिमांड भी की और ये मोबाइल मौजूद भी था, इतने रुपए पे इक्विलिब्रियम बना हुआ था, पे किया आपने और आपको मोबाइल मिल गया। तो ये तो बात हो गई किसकी, इक्विलिब्रियम की, जब सारी चीज़ें क्या हैं, बैलेंस हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन अगर पुट कर दूँ, जैसा कि आप सब आजकल देखते ही होंगे कि आजकल जो मोबाइल्स आते हैं वो फ्लैश सेल्स में बिकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पे ख़रीदने वाले सिर्फ आप नहीं होते हैं, ओके, केवल एक आदमी नहीं होता, यहाँ पे ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ओके। लेकिन जो हमारे मोबाइल सेट्स हैं, मतलब सबके पास इतना पैसा है कि ये इस मोबाइल को ख़रीद सकें। तो जो मोबाइल सेट्स हैं वो तो हमारे क्या हैं, लिमिटेड ही हैं। मान लीजिए एक ही मोबाइल है, ठीक है। अब ये कोई कंपनी अगर बेच रही है इसे, कोई वेबसाइट अगर बेच रही है, पहले ये कितने में था, 9,999 में, लेकिन अब क्या हो गया कि आपसे की तरह ही बहुत सारे लोग और भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। तो अगर आपके पास इतने ही रुपए हैं और आपके पीछे खड़े व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा रुपए हैं, तो वो क्या कहेगा कि आप मुझसे 2,000 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, मुझे ये मोबाइल दे दीजिए, ठीक है। उससे पीछे बड़ा खड़ा व्यक्ति कहेगा आप मुझसे 3,000 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, मुझे ये मोबाइल बेच दीजिए। उससे पीछे खड़ा व्यक्ति अगर उसके पास और पैसे होंगे तो कहेगा आप मुझसे इसका जस्ट डबल ले लीजिए, मुझे ये मोबाइल दे दीजिए। तो अब देखिए इसी मोबाइल की कीमत कहाँ पहुँच गई, अब ये 9,999 से ये आपकी पहुँच गई लगभग 20,000 रुपये, ओके। तो हुआ क्या, मोबाइल वही है, सारे फीचर्स वही हैं, हर चीज़ वही है, वेबसाइट भी वही है, बस इसे खरीदने वाले लोग क्या हो गए, मतलब इनकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, अगर आपके पास क्वांटिटी लिमिटेड है तो क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ गई, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्फ्लेशन यही है हमारा टर्म, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो जाए, तो पैसा ज़्यादा हो गया तो क्या, एक ही चीज़ आप खरीदने जाएंगे, अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो अगर आपके पास कम पैसा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो उसे ज़्यादा पैसा देके खुद खरीदना चाहेंगे। और इसी तरह सेम चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाती है धीरे धीरे, यही क्या कहलाता है हमारा इन्फ्लेशन। चलिए, अच्छा, अब इन्फ्लेशन को कम करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन कम करना हो तो कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी और सारे हैंडसेट्स ला सकती है इसके, ठीक है। बहुत सारे हैंडसेट्स और लॉन्च कर दिए इसने, सेम प्राइस के, सेम फीचर्स के वही हैंडसेट, और इसने मैन्युफैक्चर कर दिए। तो अब क्या हुआ, देखिए सब के लिए एक एक मोबाइल उपलब्ध हो गया। तो जब सबके लिए एक एक मोबाइल उपलब्ध हो गया तो सबको केवल उतना ही दाम पे करना है फिर से, क्योंकि अब कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस देना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबके लिए मोबाइल उपलब्ध है एक एक। तो अब फिर से क्या हो गया, इसका दाम घट के कितना आ गया, 9,999। तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं। एक तो ये काम कर सकते हैं कि जिस भी वस्तु की डिमांड हो रही है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें, कहीं से भी कैसे भी उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। मतलब जितनी आपकी डिमांड हो रही है उतनी ही आपकी सप्लाई हो रही है, तो इन्फ्लेशन अपने आप ही क्या आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये जो इतना सारे लोग आ गए हैं, मतलब इनके पास अधिक पैसा है, हम इनके हाथ से वो सारा पैसा ले लें, ओके। इन सब का पैसा हम किसी ना किसी तरह ले लें। तो अगर इनके पास से सारे रुपए चले जाएंगे, मतलब इनके पास भी 9,999 रुपीज़, इनके पास भी सेम अमाउंट, इनके पास भी सेम अमाउंट, इनके पास भी सेम अमाउंट होगा। तो जब सबके पास सेम ही अमाउंट होगा तो ये एक ही चीज़ के लिए डिमांड नहीं करेंगे कि आप मुझे 2,000 ज़्यादा में दे दीजिए, 10,000 ज़्यादा में दे दीजिए, ऐसा कुछ भी फिर नहीं पॉसिबल होगा। तो जब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा तो इन्फ्लेशन होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो ये पैसा हम कैसे लोगों के हाथ से कम करेंगे, यही आपका काम कौन करता है, आरबीआई,
ओके, यही काम है आरबीआई का, लोगों के हाथ से पैसे को लेना या मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना। तो अगर इसे टेक्निकल टर्म में कहेंगे तो इसे हम कहते हैं मनी सप्लाई को कम करना। तो मनी सप्लाई को कम करने के ही ये सारे मेथड्स जो हम अभी देख रहे हैं, सीआरआर और एसएलआर होते हैं। इन्हीं टूल्स के द्वारा ही आरबीआई मार्केट से पैसे को या तो बढ़ा सकती है या तो घटा सकती है, दोनों काम आरबीआई कर सकती है। यही इसके टूल्स होते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं टर्म डिफ्लेशन क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए आरबीआई ने इन सारे लोगों के हाथ से पैसा वापस ले लिया तो इनके पास भी सेम अमाउंट रह जाता है और उससे भी कम हो जाता है। और यहाँ पे मोबाइल सेट्स अगर ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले लोग इनको कम होंगे, तो क्या होगा, कंपनियों को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो अपने आप ही क्या होंगी, डाउन होने लगेंगी। तो कंपनीज क्या पहले जो प्रॉफिट कमा रही थी अब सोचेंगी कम से कम उन्हें कॉस्ट वैल्यू तो मिल ही जाए, जितने में उन्होंने मोबाइल बनाया हुआ था कम से कम उतना ही प्राइस मिल जाए ताकि उनको लॉस ना झेलना पड़े। तो वो अपने प्राइसेस को कम करने लगेंगी क्योंकि खरीदने वाले लोग उसे बहुत कम हो गए हैं। लेकिन हर एक वस्तु की जो कीमत है वो एक लिमिट तक ही नीचे की जा सकती है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ ना कुछ उसका होगा ही जो बनने में लगा होगा। तो उससे अगर नीचे जाएंगे तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, और अगर आपने ज़्यादा लॉस उठा लिया तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। और कई बार ऐसा होता भी है कि कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो डिफ्लेशन अगर मार्केट में आ जाता है तो आरबीआई उसे कैसे कंट्रोल करती है, आरबीआई क्या करेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा दे दे। ओके, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा दे दे। जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, जैसे ही उनके हाथ में पैसा आएगा वो चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे फिर से आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन आपको वापस मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका डिफ्लेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। अब अगर चार्ट के रूप में मैं आपसे बात करूं तो अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या काम कर सकती है। इन्फ्लेशन से लड़ना है मतलब लोगों के हाथ से पैसे को खींचना है, तो उसको क्या करना होगा, पहला काम तो करना होगा उसको मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होगा। ओके, मनी सप्लाई वो रिड्यूस करेगा आरबीआई, तभी इन्फ्लेशन रुकेगा। और दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम उसे टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। टाइट मनी पॉलिसी, या इसे मैं कहूँ डियर मनी पॉलिसी। ओके, अब देखिए टाइट या डियर मनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। डियर का मतलब समझते होंगे, डियर का मतलब क्या, जो बहुत ही आपको प्यारा हो। ठीक है, डियर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो। तो जब आप किसी भी चीज़ को मूल्यवान बनाना चाहेंगे तो वो आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आप अगर अपनी लाइफ में देखिए, कोई भी चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल होती है, इसका मतलब वो आपके पास बहुत कम होती है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे गोल्ड है आपके पास तो गोल्ड की बहुत वैल्यू होगी क्योंकि गोल्ड उतनी मात्रा में नहीं है। डायमंड है वो उससे भी ज़्यादा कीमती है, क्यों, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा कम है। और जो चीज़ें मात्रा में अधिक होती हैं वो उतनी ही क्या होती हैं, चीप होती हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, इसलिए उनकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो यही होती है आपकी डियर मनी पॉलिसी। मतलब क्या, पैसे को दूर कर देना, डियर मनी पॉलिसी अपनाना, पैसे को दूर कर देना जिससे मनी क्या हो जाए, डियर हो जाए, लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाए। प्यारा होने का मतलब क्या है कि लोगों के पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो और जितना हो लोग उसे और रिटेन करना चाहते हैं। तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ये सारी चीज़ें अपनाता है आरबीआई। और अगर उसे डिफ्लेशन से लड़ना हो तो क्या, ठीक इसी का उल्टा, यहाँ पे मनी सप्लाई को क्या किया, रिड्यूस किया। यहाँ पे मनी सप्लाई को उसे क्या करना होगा, और ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होगा डिफ्लेशन से लड़ने के लिए। ओके, दूसरा बात क्या, जैसे यहाँ पे टाइट या डियर मनी पॉलिसी लागू किए थे, यहाँ पे हमको क्या इजी मनी पॉलिसी या हम कह लें चीप मनी पॉलिसी को अपनाना होगा। चीप मनी, अब आप समझ ही गए होंगे चीप मनी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि जब आप पैसे की वैल्यू को क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आप पैसा मार्केट में डाल दें ताकि जो पैसे की उतनी वैल्यूएशन है वो कम हो जाए और सभी के पास बहुत ज़्यादा पैसा पहुंच जाए। तो ये दोनों पॉलिसीज़ आपको चाहिए होती हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आपको आ गया है तो चलिए हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, कैसे हम पैसे को लोगों से खींचेंगे, कैसे फिर से मार्केट में वापस डालेंगे, ये टाइट और डियर मनी पॉलिसी क्या होती है, कैसे ये सारा काम करेंगे, अब हम समझ लेते हैं।
तो आरबीआई ये सारे काम कैसे करता है? इसी सीआरआर और एसएलआर के थ्रू करता है। यही उसके टूल्स होते हैं, पैसे को वापस खींचना और फिर से वापस मार्केट में भेजना। इन्हीं दोनों टूलों की हेल्प से आरबीआई ये सारे काम कर पाता है, सक्षम होता है। ओके, क्योंकि आरबीआई के पास ये कंट्रोल तो होता नहीं है कि किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई को वो कम कर सके, ऐसा तो कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, मनी सप्लाई के ऊपर वो इफेक्ट जरूर डाल सकता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा कर सके, जिसकी हेल्प से वो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सारी चीज़ों से लड़ सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कि सीआरआर और एसएलआर का हम बैंकों में क्या यूज़ करते हैं और बैंक के लिए क्यों ये ज़रूरी होता है इन दोनों रिजर्व रेशियोज़ को मेंटेन करना। ये समझ लें तो हमारे समझिए आधा काम हो गया। चलिए मान लेते हैं कि ये कोई बैंक है, ठीक है, ये आपका क्या है? बैंक है। तो बैंक के पास क्या होंगे? कुछ डिपॉजिटर्स होंगे। डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? जो बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। ओके, तो डिपॉजिटर्स कुछ होंगे। तो मान लीजिए जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक के पास, उन्होंने बैंक में जाके 100 करोड़ रुपीस जमा किए हैं। मतलब केवल एक ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर 100 करोड़ रुपीस जमा किए हैं। ओके, तो बैंक का काम क्या होता है कि जो भी डिपॉजिटर उसको पैसा देते हैं रखने के लिए, बैंक उन्हें क्या करता है? वापस उन पे इंटरेस्ट उनको पे करता है। अब 100 करोड़ रुपए तो हैं ही, लेकिन उस पर कुछ इंटरेस्ट भी वो पे करता है। और ये इंटरेस्ट कितना हो सकता है आपका? ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर। 4 से 9% ये लगभग होता है, गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सारी बैंक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये इन्हें पैसा पे करता है। लेकिन ये बैंक के पास इतना पैसा आता कहाँ है? जो पैसा भी रखे हुए है और साथ ही साथ इनको इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। तो बैंक क्या करता है? ये जो पैसा आया है इसको किसी और को लोन पे दे देता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई मान लीजिए बोरोवर है, जिसको बैंक ने क्या किया है? पैसा यही लोन पे दे दिया। तो अगर बैंक ने इसे लोन पे पूरा का पूरा पैसा ही दे दिया, 100 करोड़ बैंक के पास आया, बैंक ने सोचा मैं पूरा का पूरा पैसा ही इसे दे देता हूँ लोन पे, और बदले में क्या देगा? बोरोवर से वो लेगा लगभग आपका 10 से 15% चार्ज इंटरेस्ट के रूप में इस पैसे से। तो यही जो इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यही बैंक का क्या होता है? फ़ायदा। मतलब 4 से 9% बैंक देगा डिपॉजिटर को और लेगा कितना? 10 से 15%। तो बीच में जो मार्जिन बचता है वही क्या हो गया? बैंक का प्रॉफिट। ओके, आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आया और 100 करोड़ रुपए बैंक ने बोरोवर को लोन पे दे दिया, तो लोन कैसे होता है? लोन आपका कैसा होता है? टर्म होता है। टर्म होता है रिलेटेड, मान लीजिए इसने दे दिया, इसे 10 साल के लिए लोन दे दिया, तो 10 साल की कुछ ना कुछ ईएमआई लगा देगा और वो उसे उतने ही साल में या महीने में पे करता रहेगा। 10 साल तक वही काम करेगा। ओके, तो 10 साल के पहले बैंक तो उसे कह नहीं सकता है कि नहीं मुझे पूरा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट सारा हो जाता है। चलिए, इतना काम तो ठीक हो गया। लेकिन जैसा कि हम आजकल देखते भी हैं, बहुत कॉमन चीज़ एक क्या होती है? अफवाह उड़ जाना किसी भी कंपनी के नाम पे, किसी भी स्कीम के नाम पे और किसी बैंक के नाम पे, कि वो बंद होने वाला है, घाटे में है, अब पैसा लेके भाग जाएगा आपका। तो ये अफवाहें अगर उड़ जाती हैं, मान लीजिए इसी बैंक के खिलाफ अफवाह उड़ गई कि बैंक ये बंद होने वाला है, भागने वाला है, सारा पैसा लेके गायब होने वाला है, तो क्या होगा? ये सारे डिपॉजिटर्स आपके क्या आ जाएंगे? पैनिक में आ जाएंगे। पैनिक में आने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट डे जैसे ही बैंक खुलेगा, सारे के सारे लोग अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच जाएंगे। जब बैंक पहुंच जाएंगे तो बैंक के पास क्या है? जीरो, कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने सारा का सारा क्या कर दिया? बोरोवर को दे दिया है लोन पे। और बोरोवर से तो कह भी नहीं सकता है ना कि भाई पैसे की जरूरत है, मुझे सारे पैसे वापस करो, मुझे डिपॉजिटर्स को देने हैं। ओके, और ना तो डिपॉजिटर्स को वो मना कर सकता है पैसे निकालने से, क्योंकि वो उनके ही पैसे होते हैं। तो ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं बैंक रन। ओके, तो ऐसी स्थिति से ही बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीआरआर और एसएलआर का यूज करते हैं। इसीलिए हम ये सारे आपके जो मार्जिन्स होते हैं 4% और 21.5%, इसको हम रखते हैं। तो ये क्या
अगर ये बैंक ने रखा हुआ है आरबीआई के पास इतना परसेंट, तो देख लीजिए अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो लगभग ये आपके 25% से, मतलब 1/4 से ज़्यादा ही होगा। तो 1/4 अमाउंट आपका सुरक्षित है बैंक के पास, समझ लीजिए रिजर्व है। तो अगर ऐसी स्थिति आती भी है कि लोग पहुंच जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो जो बैंक होते हैं उनको इस बैंक रन कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो ये जो पैसा अभी उसके पास सुरक्षित है इसी में से थोड़ा थोड़ा करके लोगों को लौटाएगा। मतलब इकट्ठा सबको तो नहीं देगा, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे देगा, ताकि लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे कि नहीं हमारे पैसे सुरक्षित हैं या कहीं जाएंगे नहीं, और बैंक को भी टाइम मिल जाएगा इस स्थिति से निपटने के लिए और अपनी क्रेडिट को मार्केट में बढ़ाने के लिए कि वो कहीं भाग नहीं रहे हैं। तो ये सारी स्थिति से बचाने के लिए हम ये सारे एसएलआर और सीआरआर का प्रबंध करते हैं। ओके, तो ये जो 4% हम यहाँ पे दे रहे हैं, 21.5% ले रहे हैं, और ये जो हमने यहाँ पे बात की डिपॉजिटर की कि क्यों डिपॉजिटर ना नहीं कर सकता बैंक और क्यों बोरोवर से ले नहीं सकता है बैंक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बैंक की जिम्मेदारियां क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। एक बहुत ही फेमस टर्म होता है हमारे सामने, बार बार यूज़ होता है एनडीटीएल के रूप में। ये क्या होता है चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए लाइबिलिटीज़ का वैसे हिंदी में मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब समझ लीजिए एक तरह की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी बैंक की क्या क्या होती है अपने बोरोवर्स के प्रति या अपने डिपॉजिटर्स के प्रति, क्या होता है, कितने तरह की होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं। एक तो होती है कि आपकी डिमांड लाइबिलिटी, दूसरी होती है आपकी टाइम लाइबिलिटी। ये दो तरह की लाइबिलिटीज़ हैं। डिमांड का मतलब जैसे आप समझते होंगे कि जब भी मांगा जाए तो बैंक के पास वो होना चाहिए अपने डिपॉजिटर को देने के लिए। मतलब अगर कोई डिपॉजिटर पहुंचता है, अगर वो डिमांड लाइबिलिटी के अंडर में मांग करता है भाई मुझे 1 करोड़ रुपए मेरा चाहिए वापस, तो बैंक उसे कभी मना नहीं कर सकता है कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका ही पैसा है, तो बैंक को तुरंत वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है डिमांड लाइबिलिटी। तो डिमांड लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, ये आपने बहुत फेमस टर्म सुना होगा, कासा। कासा का मतलब क्या होता है, करेंट अकाउंट, और सा का मतलब क्या है यहाँ पे, सेविंग अकाउंट। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं वो कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं, बैंक उन्हें रोक नहीं सकता है ये काम करने से। और दूसरा क्या आता है डिमांड लाइबिलिटी के अंदर, दूसरा आपका आता है जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीडी। डीडी का मतलब क्या, डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट भी आपका क्या है, एक तरह की डिमांड लाइबिलिटी ही है। दूसरी ओर देख लेते हैं हम टाइम लाइबिलिटी क्या होती है। तो टाइम लाइबिलिटी का जैसा नाम से ही आपको पता है, ये आपके फिक्स टाइम के लिए होती है लाइबिलिटी। मतलब जैसे आपने किसी से पैसे ले लिए और आपने ये कह के उससे पैसे लिए हैं कि आप उसे 10 दिन बाद वापस करेंगे, तो जिसने भी आपको ये पैसे दिए हैं वो 9 दिन तक आपसे कुछ भी बोल नहीं सकता। अगर 9 दिन से पहले वो आपसे मांगने आएगा तो आप उसे मना कर सकते हैं कि भाई मैंने 10 दिन का टाइम लेके आपसे पैसे लिए थे, तो आप 9वें दिन आके मुझसे पैसे नहीं मांग सकते हैं। अगर आपको चाहिए भी तो मैं पूरे नहीं दे सकता हूँ, इतने ही दे सकता हूँ बस। हाँ, अगर 10वें दिन के बाद वो आपसे पैसे मांगने आता है तब आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप उसे पूरा का पूरा पैसा वापस दें, जो भी इंटरेस्ट था वो भी उसे दें। तो टाइम लायबिलिटीज बैंक की यही होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके अकाउंट्स आ जाते हैं, तो पहला तो आता है एफडी जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। दूसरा होता है क्या, आरडी जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। एक और तरह का होता है जो हमारे बैंक वगैरह में जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एज अ पीओ, एज अ क्लर्क, तो आप क्या भरते हैं, आप भरते हैं एसएसडी। एसएसडी का मतलब क्या, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि अगर आपने इतने दिन में नौकरी छोड़ दी तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये भी आपका क्या आ जाता है, टाइम लाइबिलिटी के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी टाइम लाइबिलिटी के अंदर, और ये सारी चीज़ें क्या आएंगी डिमांड लाइबिलिटी के अंदर। तो टाइम लाइबिलिटी के अंदर अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है 8 साल के लिए, कोई सर्टेन अमाउंट मान लीजिए 60,000 रुपये, तो अगर आप 8 साल से पहले अपना अमाउंट निकालते हैं तो आपको 60,000 रुपये नहीं मिलेंगे, बैंक उस पर कुछ पेनाल्टी काट के मान लीजिए 20,000 आपको 40,000 ही वापस करेगा। ओके, हाँ, 8 साल के बाद आप कभी भी इसे निकाल सकते हैं, फिर आपका टाइम पीरियड हो गया है, बैंक अब लाइबल हो गया इसे पे करने के लिए पूरा का पूरा। यही होता है आपकी क्या, टाइम लाइबिलिटी। और एक टर्म यहाँ पे और देख लीजिए क्या, कि जो भी आपकी टाइम लाइबिलिटी है
वो हमेशा डिमांड लायबिलिटी से ज़्यादा ही होती है। मतलब अगर टाइम लायबिलिटी के टर्म में मैं बात करूं तो टाइम लायबिलिटी में जितना पैसा होगा बैंक के पास वो हमेशा डिमांड लायबिलिटी से ज़्यादा ही होता है। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा ज़्यादा ही होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हमेशा टाइम लायबिलिटी में जो पैसा होता है वो डिमांड लायबिलिटी से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को भी पता है कि जो भी टाइम लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका क्या होता है, हाई होता है। ओके, आप कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको 8 से लेकर 10% तक इंटरेस्ट मिलता है, और वहीं डिमांड लायबिलिटी की बात करूं तो वो आपका 2 से लेकर 6% तक होता है अलग अलग बैंकों के हिसाब से। तो लोग भी क्या होते हैं, चालाक होते हैं, उनको लगता है कि इसमें 6% में पैसा क्यों रखूं, मैं फिक्स ही कर देता हूं इसे, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, ज़्यादा अमाउंट उन्हें चाहिए होता है। तो टाइम लायबिलिटी के अंदर आपका हमेशा पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है डिमांड लायबिलिटी से। चलिए, अभी तक जो हमने देखा था 4%, 21.5%, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और कैलकुलेट किस पे होती हैं, किसका 4% हम जमा करते हैं, ये सारी बातें हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, बैंक है। फिर से वही बात आ जाती है बैंक की। तो बैंक के पास क्या होंगे, डिपॉजिटर्स होते हैं कुछ। तो मान लीजिए बैंक के पास डिपॉजिटर्स हैं। तो डिपॉजिटर्स का काम क्या होता है, डिपॉजिटर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसे जमा करेंगे, डिपॉजिटर्स का काम ये भी होता है कि वो पैसे निकाल भी सकते हैं और उन्हें खर्च भी कर सकते हैं। बोरोवर्स कौन होते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी समय में डिपॉजिटर्स ने बैंक में टोटल जमा किए आपके कितने रुपीस, 150 करोड़ रुपीस बैंक में जमा हुए हैं। और एट द सेम टाइम, या उसी दिन मैं कह लूँ कि कुछ डिपॉजिटर्स ने 50 करोड़ रुपए अपने बैंक से निकाल भी लिए या कहीं पे खर्च कर दिए, कुछ सामान की खरीदारी वगैरह कर ली। तो अब अगर मैं बात करूं कि बैंक के पास कितने रुपए बाकी हैं, तो बैंक के पास कितने रुपए बाकी हैं, तो 150 जमा हुए और 50 निकल गए, कितना बचा, 100 करोड़ रुपीस। तो ये जो 100 करोड़ रुपीस अब बैंक के पास बाकी हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब क्या, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ओके, ये जो बैंक के पास अब बाकी हैं जमा होने और खर्च करने के बाद, यही क्या कहलाता है, आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और इसी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का 4% बैंक्स को एज अ सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम एनडीटीएल का ही 4% और 21.5% जमा करते हैं या मेंटेन रखते हैं एज एसएलआर और सीआरआर। तो आपका जो भी अमाउंट सीआरआर में जाएगा, ठीक है, मतलब आपने सीआरआर के थ्रू, अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, 100 करोड़ का 4% कितना हो जाएगा आपका, 4 करोड़ रुपीस। तो आपने जो 4 करोड़ रुपीस ये कहाँ पे रखे, आपने आरबीआई के पास। और ये कैसे रखे हैं आपने, ध्यान रखिएगा, कैश के रूप में। ओके, कैश या बैलेंस के रूप में आपने जो ये रखे हैं पैसे आरबीआई के पास, इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है आरबीआई, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4% हुए, समझ लीजिए बैंक के लिए क्या हो गया, एक तरीके से बेकार हो गया। मतलब इस पे बैंक को कोई भी फायदा नहीं है। इस 4 करोड़ रुपीस को बैंक को बस आरबीआई के पास जमा ही कर देना है और भूल जाना है कि उसने कभी 4 करोड़ रुपए कहीं से पाए थे। ओके, आरबीआई से रख लेता है एज अ कैश, और जब भी फायर फाइटिंग की सिचुएशन आती है ऐसी बैंक रन की, तब वो इसे रिलीज करता है बैंक के लिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस 4 करोड़ रुपीस पे ना तो बैंक जो होता है किसी को लोन दे सकता है, ऐसा नहीं है कि दे दिया सीआरआर में, उस पर लोन भी दे सकता है, ना तो इसे कोई इस पे इंटरेस्ट मिलता है, ना तो इससे कोई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद सकता है। मतलब किसी भी तरीके से ये बैंक यूज़ 4 करोड़ रुपए नहीं कर सकता है। और सीआरआर मेंटेन किसको करना होता है, जितनी भी आपकी बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स हों, सारी बैंकों को ये 4% मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। चलिए, अगर मैं एसएलआर की बात करूं तो एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि ऐसी फॉर्म आपकी मनी की जो क्या हो, एकदम लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब जो जिसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े। जैसे आपका क्या हो गया, कैश। अब आपके पास अगर कैश है तो आप
कुछ भी चीज़ बहुत ही आसानी के साथ खरीद सकते हैं। उसमें ना तो खरीदने वाले को कोई वेट करना है, ना तो बेचने वाले को कोई वेट करना है। कैश की जगह अगर मैं बात करूं चेक का, तो चेक क्या है, कैश से कम लिक्विड फॉर्म है। ओके, क्योंकि आप किसी को कैश देंगे तो वो तुरंत ले लेगा, लेकिन अगर आप किसी को चेक देंगे, पहली बात तो ज़्यादातर लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी लिक्विडिटी अपने आप ही क्या होती है, कम होती गई। कुछ ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो उनको वेट करना पड़ेगा उसको, वो अमाउंट को अपने पास पाने में, तो लिक्विडिटी आपकी स्लो होती जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लिक्विडिटी क्या है, जिसको हम तुरंत कन्वर्ट कर सकें या जिसका हम तुरंत यूज कर सकें। ओके, और वो हर जगह क्या हो, बहुत ही आसानी के साथ आपकी चल जाए, वही आपकी क्या कहलाएगी कि लिक्विडिटी। तो सबसे लिक्विड फॉर्म क्या होती है, कैश। कैश के बाद क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड भी आपका बहुत लिक्विड होता है, तुरंत खरीद बेच सकते हैं, कोई भी वेट करना नहीं है और सारे लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरा क्या हो जाता है आपका लिक्विड फॉर्म, अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी या जो आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होती हैं। सब के द्वारा ये क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती हैं, एक तो गवर्नमेंट से, आरबीआई से। तो इसके ऊपर सबका क्या होता है, भरोसा होता है कि अगर इसमें कोई पैसा है तो वो आपको मिलेगा ज़रूर। उसमें कोई फर्जी काम ऐसा नहीं होने वाला है कि बस वो लिखा हुआ है कि आपको इतने साल बाद 10,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन अब जब आप उतने साल बाद पहुंचते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो गई, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो गई, ये भी आपकी क्या होती हैं, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो एसएलआर आपका क्या होता है कि जो बैंक को खुद के पास मेंटेन करना पड़े, मतलब अपने पास ही इतना पैसा, कितना, किसका, ये जो आपका 100 करोड़ रुपीज़ है इसका, तो इसका 21.5% रुपीज़ जो आपको बैंक रखेगा, वही आपका क्या होगा, एसएलआर होगा। और वो कैसे रख सकता है, कैश के फॉर्म में भी रख सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है, गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी रख सकता है। अच्छा, चलिए बताइए इस पे बैंक को कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, सोचिए। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बैंक को इसमें लाभ भी हो सकता है और थोड़ा हानि भी हो सकती है। कैसे, मान लीजिए गोल्ड का दाम अगर अभी बैंक ने रखा हुआ है, तो मान लीजिए मैं ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गोल्ड का दाम जो अभी है बैंक ने रखा हुआ है, वो है आपका 25,000 पे है। ओके, लेकिन कुछ दिनों बाद यही गोल्ड जो रखा हुआ है, यही क्या हो जाता है, 18,000 का। मान लीजिए बैंक ने जो गोल्ड रखा हुआ है वो अभी कितने का है, 25,000 रुपये का है, ठीक है, ये रेट चल रहा है अभी। लेकिन कुछ दिनों बाद इसी गोल्ड की कीमत कितनी बढ़ जाती है, 30,000 रुपये का। तो आप देख रहे होंगे बैंक को 5,000 रुपये का ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। तो अब क्या कर सकता है बैंक, अब वो जो उसका गोल्ड था उस गोल्ड को वापस लेके केवल इतने रुपए के गोल्ड ही वो सबमिट कराएगा, क्योंकि उसके 21.5% ही जमा करने हैं। पहले 25,000 रुपये का रखा था, लेकिन अब कितने हो गए, उसकी कीमत 30,000 रुपये हो गई, तो 5,000 रुपये का इस पर फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ या जो भी आरबीआई ने अप्रूव की हैं सिक्योरिटीज़, वो अगर खरीदता है तो उसमें भी उसकी भी वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे वो साल बढ़ता है उसकी वैल्यूज़ भी बढ़ती जाती हैं, तो इस पर भी उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है और मिलता भी है। तो एसएलआर में आपका क्या होता है, बैंकों को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, वो सीआरआर की तरह एकदम बेकार साबित नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बैंक इसे कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में कैसे भी मिक्स करके वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कोई पूछे कि क्या बताइए एसएलआर में केवल हम गोल्ड ही रख सकते हैं या केवल कैश ही रख सकते हैं या केवल गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज रख सकते हैं, जहां भी आ जाए बात क्या, ओनली की, तो ओनली का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, केवल और केवल कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज़ नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कैश की या तो गोल्ड की या तो गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज़ की, या तीनों का कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप बना के रख सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और सीआरआर की तरह भी इसे भी सभी बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, कोई भी बैंक इससे मना नहीं कर सकते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं आरबीआई सीआरआर और एसएलआर का कैसे यूज कर सकता है लिक्विडिटी को बढ़ाने या कम करने के लिए, मतलब लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए या कम करने के लिए। तो मान लीजिए आपका बैंक है, एसबीआई आपका बैंक है जिसका आपको एग्ज़ाम देना है। तो एसबीआई के पास अभी कितने रुपीज़ हैं, मान लीजिए उसके पास हैं टोटल 1 करोड़ रुपीज़ हैं। ओके, और यहाँ पे कोई भी एसएलआर नहीं है ना तो कोई भी सीआरआर है, दोनों क्या हैं, जीरो हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर अब बैंक को अगर देखिए ये किसकी बात हो रही है, ये एनडीटीएल है आपका, मतलब टोटल रुपीज़ नहीं है, एनडीटीएल जो भी आपका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ हैं वो है 1 करोड़ रुपए। तो इस स्थिति में अगर बैंक देता है लोन, मान लीजिए बैंक दे देता है सबको लोन कितने पे, 10% पे, 10% पे अगर देता है लोन पे, तो बैंक को कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा आपका लगभग 10 लाख रुपया। ये आपको बैंक को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये जो पैसा बैंक ने लोन पे दिया है 1 करोड़ रुपए, तो रेट क्या है इसकी, 10% है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा बहुत ही ज़्यादा होगा। जब पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, उसकी खरीदारी करेंगे। मान लीजिए अगर मैं घर की बात करूं, लोग घर खरीदेंगे, तो अगर लोग घर खरीदते हैं तो अभी इस घर का दाम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी भी है। तो इस घर का दाम मान लीजिए 10 लाख रुपए ही है, तो लोग इसे बड़ी आसानी से खरीद भी सकते हैं। और जैसे जैसे और पैसा आता जाएगा लोगों के पास, इस घर की कीमत भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास 10 लाख है, इनकी जगह कोई और आ जाता है लेने के लिए इसे, वो कहता है कि नहीं मैं इसे 11 लाख में खरीदूंगा, मुझे दे दो। तो क्या हुआ, घर की कीमत क्या होगी, बढ़ती जाएगी जैसे जैसे लोगों के हाथ में क्या होगा, पैसा आता रहेगा। तो पैसा जैसे जैसे आएगा कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो आरबीआई क्या करेगी, तो आरबीआई चाहेगी कि लोगों के हाथ से पैसा ये निकाला जाए। तो ये पैसा लोगों को मिला कहाँ से था, बैंक से था, क्योंकि लोन की दर क्या थी, 10% थी। बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो सीआरआर है और जो एसएलआर है कर दिया, इसको बढ़ा दिया। इसकी रेट को आरबीआई ने मान लीजिए अब क्या कर दिया, टोटल मिला के 50% कर दिया। ओके, दोनों को मिला के 50% हो गया। तो अब 50% तो बैंक को क्या रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास ही। तो अब हमारी बैंक के पास कितने रुपीस रह गए, 1 करोड़ थे, 50% जमा ही कर दिए, बचे कितने, ओनली 50 लैक्स। ओके, 50 लैक्स रुपीस बचे। अब इसी को उसको लोन पे देना है। तो वो क्या चाहेगी कि जो उसको 10 लाख रुपए मिल रहे थे वो तो उसको मिलने ही चाहिए, क्योंकि उसके सारे खर्चे भी तो पूरे होने चाहिए। तो वो क्या करेगा, अब इसी 10 लाख को मेंटेन रखने के लिए अब वो ब्याज की दर को बढ़ा के कर देगा 20%। तो 20% देगा 50 लाख रुपए पे, तब पर भी उसको कितना लाभ होगा, 10 लाख रुपए का होगा। तो अब 20% की जो दर बढ़ा दी, तो अब लोगों की जो संख्या है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, क्योंकि 20% बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो लोगों के पास अब पैसा क्या होगा, पहले की तुलना में काफ़ी कम होगा। तो लोगों के पास अगर पैसा कम हुआ कि लोग इतना ज़्यादा पैसा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोन, तो लोगों के पास पैसा कम होगा। तो अब वो घर भी जैसे पहले था क्या कि 10 लाख का जो घर था, अब वो घर भी बेचना, जो उसे बेच रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इस घर को अफोर्ड कर सके। तो जिसने भी ये घर बनाया होगा उसको अपनी कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? ताकि जितना पैसा है उससे उनकी रिक्वायरमेंट मीट हो सके। तो अब इसकी घर की कीमत क्या हो जाएगी, 8 लाख रुपए। पैसे को कम किया, अब जितना इसके पास अमाउंट है वो इतना ही पे कर सकता है। तो देखा आपने कैसे अगर आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर की हेल्प से जैसे ही परसेंटेज बढ़ाया, तो यहाँ पे आपका रेट क्या हो गया, बढ़ गया। रेट बढ़ने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा कम गया। जैसे ही पैसा कम गया तो उससे रिलेटेड और सारी चीज़ें के दाम भी अपने आप ही कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, अगर ये अपने दाम को 10 लाख ही बढ़ा के रखेंगे, मान लीजिए कम ही नहीं करते हैं, तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा। तो जब कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो इनको कम से कम उतना पैसा तो चाहिए ही जितना इन्होंने अपना फिक्स्ड कॉस्ट लगाया हुआ है, जितना इन्होंने इसको बनाने में खर्च किया हुआ है। तो वो क्या करेंगे, सोचेंगे कीमत को थोड़ा और कम करते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके क्या होंगी, कीमतें अपने आप ही कंट्रोल में आती जाएंगी। और जो आपका ये यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा था, कीमतें बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे आपकी कीमतें क्या होंगी, नीचे आने लगेंगी और आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे हम सीआरआर और एसएलआर की हेल्प से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल
करते हैं। डिफ्लेशन की बात अगर मैं करूं तो आप इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं हो। मान लीजिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो जाता है 50%, तो 50% अगर ये कर देता है बैंक, अब बैंक की मर्जी है वो कितना भी कर सकता है, 50% कर देता है अगर, तो क्या हो जाएगा, बैंक के पास अब 25 लाख रुपए आएंगे। लेकिन अब लोगों के पास क्या होगा, और कम पैसा होगा, और कम लोग पैसे को लेंगे। तो और कम पैसे को लेंगे तो अब ये बेचारे अगर अपना फिक्स्ड कॉस्ट में भी बेच रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए में भी बेच रहे हैं, तो भी लेने वाला इनको कोई नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनकी कंपनी जो भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो ठप होने लगेगा। तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को घटा के वो कम करके 25% कर देगा। जैसे ही ये 25% करेगा तो बैंकों को कम पैसा जमा करना पड़ेगा। अब 1 करोड़ पे उन्हें केवल 25 लाख रुपए ही जमा करने पड़ेंगे। बैंकों के पास 50 लाख की जगह 75 लाख रुपए होंगे लोन पे देने के लिए। तो 75 लाख रुपए होंगे लोन पे देने के लिए, तो अपने आप ही एक एक करके, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बैंक ही तुरंत ही रेट को डाउन कर देंगे। जैसे ही कोई एक बैंक डाउन करेगा अपनी रेट को, किस लिए, अपनी तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो रेट को 50% से घटा के फिर से 20% पे ला देगा। दूसरा बैंक होगा वो 15% पे ला देगा, तीसरा बैंक होगा वो सीधे 11% पे ला देगा। तो धीरे धीरे बैंक के रेट्स क्या होंगे, कम होते रहेंगे, और रेट्स जितने कम होंगे फिर से लोगों के पास क्या होगा, पैसा फिर से ज़्यादा आने लगेगा, और फिर से जैसे ही पैसा आएगा लोग इसे खरीदना अफोर्ड कर पाएंगे। खरीदना इसे अफोर्ड कर पाएंगे तो इनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता रहेगा और इनकी भी कंपनीज बंद नहीं होंगी। तो सीआरआर और एसएलआर की हेल्प से ये दोनों काम बहुत ही आसानी से बैंक करता है। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड बातों को, कि कैसे हम सीआरआर और एसएलआर को यूज़ करेंगे, तो इसे मैं कुछ इस तरह दिखा सकता हूँ। तो जब भी आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात आएगी तो हम कौन सी पॉलिसी का यूज करेंगे, टाइट मनी पॉलिसी का या डियर मनी पॉलिसी का। ओके, ये पॉलिसीज़ हम यूज़ करेंगे ताकि लोगों से पैसा हम वापस ले सकें। और ये पॉलिसीज़ यूज कैसे करेंगे, मतलब लोगों से पैसा निकालेंगे कैसे। अब आपको पता होगा सीआरआर और एसएलआर दोनों को बढ़ा के, चाहे दोनों में बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखें। जैसे ही बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, रेट्स आपकी क्या होंगी, बैंक अपनी बढ़ा देगा, क्योंकि खर्च तो उनका उतना ही मेंटेन रखना है उनको। रेट्स बढ़ाएगा, लोग कम लोन लेंगे तो खरीदारी कम होगी तो दूसरी तरफ से भी रेट्स क्या होंगे, अपने आप ही डाउन होने लगेंगे। वैसे ही ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा डिफ्लेशन के लिए, यहाँ पे हमको चीप मनी पॉलिसी या ईजी मनी पॉलिसी का यूज़ करना होगा। चीप या इजी मनी पॉलिसी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। तो वो कैसे देंगे, हम जो भी हमारा सीआरआर है या एसएलआर है उसको कम करके हम लोगों के हाथ में पैसा देंगे। सीआरआर एसएलआर कम करेंगे, लोग बैंक के पास जो पैसा होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि अब उन्हें कम प्रपोर्शन जमा करना पड़ेगा। बैंक के पास पैसा बढ़ेगा तो बैंक उस सारे पैसे को लोन पे देगा तो रेट्स अपने आप वो डाउन करेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें। लोगों के पास पैसा आएगा, लोग चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करेंगे, कीमतें धीरे धीरे फिर से अपने लेवल पे आ जाएंगी। तो ये आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कैसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में सीआरआर और एसएलआर का यूज करते हैं। तो इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, जो कैसे पूछे जाएंगे और क्या आंसर आपको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर कैश रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, कि बैंक हैव टू केप्ट और मेंटेन अ पोर्शन ऑफ इट्स डिपॉजिट्स एज कैश और बैलेंस विथ आरबीआई। दूसरा ऑप्शन देखिए, बैंक हैव टू कीप मेंटेन अ पोर्शन ऑफ इट्स डिपॉजिट एज कैश और बैलेंस विथ इटसेल्फ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बताइए चारों में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, मैंने पहले ही बताया था जो सीआरआर होता है वो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए वाला। आरबीआई के पास उसको रखना पड़ता है, वो अपने पास सीआरआर को नहीं रख सकता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये जो हमारा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो डिफरेंसेस होते हैं बहुत ही थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े मार्जिन के होते हैं। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलत ऑप्शन को टिक करके आएंगे।
लिखा हुआ है कि इफ CRR इज इंक्रीज्ड बाय RBI व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मार्केट। तो हमने अभी अभी देखा था कि अगर CRR हम बढ़ाते हैं तो मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़िए। बैंक विल हैव टू मेंटेन मोर मनी एज अ कैश और डिपॉजिट विद RBI, एकदम सही बात। एंड हेंस विल हैव लेस मनी टू लेंड और इन्वेस्ट, एकदम सही बात। थस इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब बताइए अगर बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा करा देगा तो क्या वो मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाएगा इससे कि कम करेगा? जाहिर सी बात है, पैसा जब RBI के पास सुरक्षित रहेगा तो मार्केट में पैसा रह कहाँ गया, तो लिक्विडिटी आपकी क्या होगी, कम होती जाएगी। लिक्विडिटी आपकी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक विल हैव टू मेंटेन मोर मनी एज अ कैश और डिपॉजिट, ये भी सही है। हैंस विल हैव लेस मनी टू लेंड और इन्वेस्ट, ये भी सही है। थस रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट, ये आपका ऑप्शन बी वाला एकदम सही है। देखिए बहुत सी ये भी गलत है और ये भी गलत है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही, कि जैसे ही आपका CRR बढ़ेगा मतलब बैंक को RBI के पास ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो मार्केट से उतना ही पैसा कम होगा, तो लिक्विडिटी अपने आप ही क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं एक और सवाल। अब ये सवाल देखिए आपका किस पे है, SLR पे, कि व्हाट इज SLR पूछा है। तो बैंक नीड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर NDTL as liquid asset in form of cash, gold, other approved securities with itself at the close of every business day। देखिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, बैंक नीड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर NDTL as a liquid asset in form of cash, gold, other approved securities with RBI at the close of every business day। कि अब देखिए हमने देखा था SLR को बैंक को RBI के पास जमा करने की जरूरत नहीं होती है, SLR को बैंक को अपने पास ही जमा करने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या होगा, राइट। और ये जो भी आपका CRR और SLR होता है ये काउंट किस पे होता है, ये आपका काउंट तो NDTL पे होता है, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन टाइम पीरियड क्या लेते हैं हम, 2 फोर्टनाइट का टाइम पीरियड हम काउंट करते हैं इसे कैलकुलेट करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। टू रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द मार्केट RBI कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। की मार्केट से लिक्विडिटी को रिड्यूस करना है, मतलब मार्केट से पैसे को खींचना है अपने पास ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे ना हो। तो उसके लिए क्या करेगी RBI, इंक्रीज पॉलिसी रेट को इंक्रीज करेगी, इंक्रीज कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, दूसरा क्या करा है कि जो भी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स उनको इंक्रीज करेगी, या इंक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR को इंक्रीज करेगी। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि CRR को इंक्रीज करना पड़ेगा, SLR को इंक्रीज करना पड़ेगा, या तो जो आपकी पॉलिसी रेट्स हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है लिक्विडिटी के सेंस में। पॉलिसी रेट तो मैंने अभी आपको ये सारे बताए नहीं, बैंक रेट, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा, या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो तीनों एक साथ भी हम कर सकते हैं लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से इन्हें थोड़ा सिंपल रखने की, ताकि जो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए लोग हैं या जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई है उनको भी ये जो बड़े बड़े टर्म्स होते हैं वो समझ में आ जाएं ईजिली। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, बाकी तो आप ही बताएंगे कमेंट करके मुझे कि आपको रियली में कुछ समझ में आया या फिर इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे मुझे बहुत ही खुशी होती है, साथ ही साथ मुझे और उत्साह मिलता है वीडियोस बनाने का। और मैं सारे कमेंट्स के जवाब खुद ही देता हूँ आपको दिन भर में 1 बार या 2 बार, जब भी मुझे टाइम मिलता है। वीडियो बनाने के बाद मेरा जो खुद का जो काम है, जो जॉब है, उसके बाद जो भी टाइम मिलता है मैं यहीं पे लगाता हूँ। तो आपके कमेंट का जवाब मैं देता ज़रूर हूँ, उसमें देने में हो सकता है थोड़ा लेट ज़रूर हो जाता हो, लेकिन सबको जवाब मिलता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे पता होता है कि कौन वीडियोस देख रहा है, कौन कितने बजे तक देख रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, सारी बातें मुझे पता चलती रहती हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर उन्हें भी प्रॉब्लम है तो उन्हें भी आप बता सकते हैं ये सारी बातें, कैसे वो इन्हें ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ इसी तरह की वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा बूस्टअप लाएंगी आपकी परफॉर्मेंस में, जिससे आपको स्कोर करना ईजी हो जाए। जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, वो थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। जो बहुत लेंदी था या बहुत ही कंफ्यूजिंग था उसे मैं थोड़ा सा इजी करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं
सबसे बढ़िया हूँ या सबसे बेस्ट हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने की कोशिश करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। बाकी तो आपको ही पता होगा कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।